मैं हारा थका बेमन सा आज ऑफिस से घर आया ही था कि मेरी नज़र सामने किचन से आती मेरी पत्नी पर पड़ी। वो देखने से ही काफ़ी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। उसकी मनोदशा देखते ही मैं समझ गया था कि जरूर ही कोई बात है, इसलिए सुमन इतनी रूखी सूखी लग रही है। मैंने हाथ मुंह धोए थे, इसलिए मैंने उससे तौलिया मांगा। उसने बिना कुछ बोले मुझे तौलिया लाकर दे दिया। मैंने उसे कंधे पर हाथ रख के पूछा, सुमन क्या बात है? आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। तो उसने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है? फिर चाहे बेटी ट्यूशन से फीस न देने की वजह से बेइज्जत करके भगा दी जाए, या फिर बेटे पर स्कूल ड्रेस के जूते ना होने की वजह से उसकी स्कूल की फुटबॉल टीम में खिलाने से मना कर दिया जाए। आपको क्या? आपको तो बस सुबह 9 बजे जाने और शाम को 8 बजे आने, फिर चद्दर तान के सो जाने के अलावा एक पल की भी चिंता नहीं है। और ना मेरा कोई ख्याल डॉक्टर ने पिछले महीने ही दवाई कराने को कहा था, नहीं तो मर्ज कभी भी अपने पैर जरूर से ज़्यादा पसार सकती है। कभी तुमने ध्यान से देखा है मेरे चेहरे की ओर? ये झुर्रियाँ, बेउम्र पकते हुए बाल, जवानी में ही बुढ़िया बनती जा रही हूँ। एक पैसे की दवाई नहीं नसीब है मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तड़पते रहते हैं, एक पुराना कूलर लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारी। मैं बेड पर बैठा नजरें झुकाए अपनी नाकामी पर सरबराह हो रहा था। बीवी बच्चों की परवरिश और उसकी ज़रूरतों को ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, पर क्या करूं, ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, पर मैं कैसे कह पाऊं कि मैं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन व दिन ज़रूरतों के बोझ तले दबता जा रहा हूँ। बिजली के बिल से लेकर घर के राशन पानी तक की कीमतें आसमान छू चुकी हैं, और पगार बढ़ाने के नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती हैं। नौकरियां कभी भी जा सकती हैं, काम नहीं है ऑफिस में, इसलिए वही पगार पर काम करना मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में क्या ही करूं? मैं बैठा बैठा अपनी परिस्थिति से दो चार हो ही रहा था कि घर की दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोला तो देखा तो पिताजी थे। अपने दादाजी को देख के बच्चे तो खुशी से उछल गए, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गईं। पत्नी ने फिर से मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मानो वो कह रही हो, अपना पेट पालने के लिए तो अपने आते और गुर्दे गिरवी रखने के दिन आ गए हैं। अब ऐसे में पिताजी अकस्मात आए हैं तो जरूर ही कोई आर्थिक समस्या को लेकर ही आए होंगे। मैंने भी नजरें चुराते हुए एक बार सुमन की ओर देखा, पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था। इसलिए जल्दी से उठ के पिताजी के पास गया और नजरें चुराते हुए उनके चरण स्पर्श कर उन्हें बैठने को कहा। सुमन ने भी उन्हें चरण वंदना किया और खाना खाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई। अब मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था। सुमन मुंह छिपा के किचन में जा चुकी थी। मुझे डर था पापा कहीं के पैसे की कोई बात ना कर दे, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी बच्चों को बुला के उनके पास किया और खुद वापस कमरे में चला गया। पिताजी भी मुझे जाते हुए देख रहे थे। मैं किचन में आया तो सुमन ने कहा, पिताजी जरूर ही किसी आर्थिक मदद की आस करके आए होंगे। ऐसे में इन्हें हम ही याद आते हैं। बड़े वाले भाई साहब को कोई याद नहीं करता, देने के नाम पर उनका नंबर आता है, और जब कोई ज़रूरत हो तो सब लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो ये शब्द सुनकर कभी भी नहीं बोलती, पर इस बार उसने घर की तंगहाली इस लेवल पर थी कि उसे मरने के लिए अगर जहर खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसे का इंतजाम ना के बराबर ही था। एक तरफ सुमन लगातार मुझे बोले जा रही थी और दूसरी ओर मैं था जो कुछ पाने में समर्थ नहीं था। अंततः मैंने सुमन को चुप कहने के लिए कहा, तुम शांत हो जाओ, मैं कुछ भी करके कल मैं तुम्हारी दवाई और बच्चों की ज़रूरत का सामान ला दूंगा, पर अभी के लिए पिताजी का मान रखो। उनके सामने घर में कलेश करने का मतलब उनकी मान मर्यादा के खिलाफ है। सुमन समझदार थी, पर उस पर आर्थिक तंगी का बुखार चढ़ा हुआ था, इसलिए वो बेकाबू थी। कहाँ से लाओगे? भीख मांग के या फिर खुद को गिरवी रख के? ये मेरा काम है, मैं कहीं से भी लाऊं। तुम बस अभी भगवान के लिए शांत हो जाओ। अब सुमन शांत हो गई। वो खाना लेकर टेबल पर रख देती है। अब पापा और बच्चे सहित एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के टाइम पापा ने एकाएक मेरी ओर देखा और पास बैठने को कहा। मेरी सांसें और दिल दोनों ही तेज हो गया। कहीं पिताजी कोई मांग न कर दे, क्योंकि मेरे पास अभी देने के नाम पर केवल वक्त ही था, उसके अलावा मैं जुबान भी नहीं दे सकता था। पिताजी बोले, देखो अभी काम जोर चल रहा है, खेती का काम बहुत है, इसलिए अभी की गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। मैं यहाँ रुकना नहीं। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी। पिछले कुछ महीने से तुम फ़ोन और बात बहुत कम कर रहे हो, और ऐसा तुम कभी करते हो जब तुम किसी परेशानी में होते हो। ये तुम्हारी बचपन की आदत है, इसलिए माँ के जोर और मुझे मुन्ना और मुन्नी की याद सता रही थी, इसलिए मैं आ गया। यहाँ तक तो ठीक था। अब मैं अबाक बैठा था कि पापा क्या कहने वाले हैं। मैंने एक नज़र सुमन को देखा तो किचन की चौखट पकड़े पापा की आड़ किए हुई थी, और पापा आगे क्या कहने वाले हैं जानने के लिए उत्सुक हो रही थी। लेकिन आगे पापा ने अभी कुछ कहा नहीं, बस खाना निपटाया और मुंह हाथ धोए। अब पापा ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक नोटों की गड्डी निकाली और मेरे हाथ की ओर बढ़ा दी। ये देखकर मैं आबक और सकते में आ गया। एक पल के लिए मैं स्तब्ध और निःशब्द ही खड़ा रहा। पिताजी ने कहा,
अरे पकड़ भी लो भाई, अब इतने बड़े भी नहीं हो गए कि हमारी दी हुई आशीर्वाद को ग्रहण न कर सको। वैसे भी इस बार फसल बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। अब उन्होंने सुमन की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू का और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो, देखो कितनी कमज़ोर हो रही है। और अपना भी। उन्होंने मेरे पैसे मेरे हाथ में रख दिए। मेरी आंखें भर आई थीं और वो बचपन के दिन याद आ गए जब पापा हमें स्कूल जाते वक्त 4 आने ऐसे ही हाथ फैलाने पर रख दिया करते थे। अब बस अंतर इतना होता था कि वो वक्त मेरी आंखें झुकी हुई नहीं थीं, बल्कि प्यार और दुलार से ऊंची थीं। फिलहाल सुमन और मैं दोनों ही गलत साबित हो चुके थे, इसलिए खुद की नज़रें खुद से ही नहीं मिला पा रहे थे।